सुप्रभात। पिछले व्याख्यान में हमने साक्षात्कार की प्रक्रिया से संबंधित कुछ बातों को देखा था। उसी कड़ी में आज हम आगे देखेंगे कि सौहार्द स्थापित कैसे किया जाता है। साक्षात्कार के सफल संचालन के लिए उत्तरदाता के साथ हमें एक सौहार्द स्थापित करना पड़ता है। तो इसे दूसरे शब्दों में यदि हम कहें कि रैपट स्थापित करना होता है। गुडे व हैट के अनुसार साक्षात्कारकर्ता व उत्तरदाता के बीच सौहार्द की यह स्थिति तब पैदा होती है जब उत्तरदाता ने साक्षात्कारकर्ता के अनुसंधान उद्देश्यों को स्वीकार कर लिया है और आवश्यक सूचनाएं प्राप्त करने में उसकी सक्रिय सहायता कर रहा है। साक्षात्कारकर्ता का उत्तरदाता से मैत्री स्थापित कर लेना सौहार्द नहीं है। साक्षात्कार का उद्देश्य यथासंभव अधिकाधिक वह सही तथ्य प्राप्त करना है। कई बार या तो यह मैत्री भाव गहन व संवेदनशील तथ्यों को प्राप्त करने में बाधक हो जाता है या इस मैत्री भाव में कमी आ सकती है। मिलर ने इस मैत्री भाव को अतिरिक्त सौहार्द मानते हुए इसके प्रति चेतावनी दी है कि आत्मीयता न केवल उत्तरदाता की मूल अभिवृत्तियों के बारे में पूछताछ कठिन कर देती है, बल्कि अन्य व्यक्ति साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता के मित्र के रूप में पहचानने लगते हैं। तब उनकी साक्षात्कार के प्रति प्रतिक्रिया या व्यवहार उस उत्तरदाता के मित्र के रूप में हो जाता है। प्राय उत्तरदाता इस असमंजस से ग्रस्त होते हैं कि कहीं उनसे बहुत कठिन प्रश्न तो नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे समय में साक्षात्कारकर्ता को उन्हें आश्वस्त करना होता है कि उनसे सामान्य ढंग से प्रश्न पूछे जाएंगे। वह कोई ऐसी कठिन बात नहीं पूछी जाएगी जिसका कि वह उत्तर न दे सके। कई बार इकाइयाँ उत्तर देने से साफ इनकार कर देती हैं कि वे अपने विचार प्रकट नहीं करना चाहती। ऐसे समय में साक्षात्कारकर्ता को उन्हें आश्वस्त करना होगा कि उनके विचार केवल अनुसंधान की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। वे न तो अन्यत्र कहीं उद्धृत किए जाएंगे और न ही किसी को बताए जाएंगे। अतः वे सूचनाओं की गोपनीयता के प्रति निश्चिंत रह सकते हैं। यदि इकाइयाँ अनुसंधान की उपयोगिता के प्रति ही संदिग्ध हो या उसे व्यर्थ का प्रयास मानती हो, तब साक्षात्कारकर्ता को उत्तेजित हुए बिना अनुसंधान का महत्व समझाना चाहिए कि वह किस प्रकार ज्ञान के विकास में सहायक होगा या उसके निष्कर्ष नीति निर्माताओं को किस प्रकार दिशा निर्देश दे सकते हैं। कुछ इकाइयाँ साक्षात्कार देने में अपने मित्रों या परिजनों को सम्मिलित करना चाहती हैं ताकि उन्हें सहायता मिल सके। ऐसे समय में साक्षात्कार को अपने उद्देश्य पर दृढ़ रहते हुए उनसे आग्रह करना होता है कि वे बिना किसी सहायता लिए अपने ही विचार बताएं ताकि उनके विचार सही व दूसरों के विचारों से अप्रभावित रूप में जाने जा सकें। जब हम सौहार्द स्थापित कर लेते हैं, उसके पश्चात हमें साक्षात्कार को आगे बढ़ाना होता है। साक्षात्कारकर्ता जब उत्तरदाता को आश्वस्त करके साक्षात्कार आरंभ करता है, तब उसकी भूमिका दो भागों में बढ़ जाती है। सहानुभूतिशील श्रोता के रूप में उसे उत्तरदाता की बात ध्यान से सुननी होती है। वे अन्वेषक के रूप में उसे तथ्य संकलित करने होते हैं ताकि कुछ छूट न जाए। सहानुभूतिशील श्रोता की भूमिका उत्तरदाता को यह विश्वास दिलाती है कि साक्षात्कारकर्ता उसकी बात ध्यान से सुन रहा है। इस समय साक्षात्कारकर्ता को अपने को न तो विषय से अनभिज्ञ प्रकट करना होता है और न ही यह भी प्रकट करना होता है कि वह विषय को बहुत अच्छे से जानता है। यदि उत्तरदाता यह अनुभव करे कि साक्षात्कारकर्ता को विषय की कोई जानकारी नहीं है, तो उसके मन में शंका होगी कि पता नहीं साक्षात्कारकर्ता उसकी बात को समझ भी रहा है या नहीं। और दूसरी ओर यदि उत्तरदाता को यह लगे कि वह विषय के बारे में बहुत अधिक जानता है,
तो उत्तरदाता के मन में यह स्थिति उत्पन्न होगी कि वह जो बातचीत कर रहा है वह कहीं ऐसा ना हो कि साक्षात्कारकर्ता को लगे कि मैं गलत रूप में बता रहा हूँ। इस बारे में वह बहुत ही सोच विचार कर पूरी विस्तृत रूप में जानकारी देने की अपेक्षा संक्षिप्त रूप में बातों को बताने लगेगा। ये दोनों ही स्थितियाँ तथ्यों को प्रभावित करती हैं। इतना अवश्य है कि उत्तरदाता यदि यह अनुभव करे कि साक्षात्कार विषय के बारे में अनभिज्ञ नहीं है, तो यह अनुभव उसकी उत्तर देने की उकताहट को कम करता है। यह आश्वस्त करता है कि उसकी बात समझी जा रही है और उसे अच्छी तरह सूचनाएं देने को प्रेरित करता है। बीच बीच में साक्षात्कारकर्ता द्वारा कहे गए प्रेरक वाक्य, जैसे आपकी ये सूचना बहुत महत्वपूर्ण है, इस संबंध में मैंने कभी इस तरह से सोचा ही नहीं था, आदि उत्तरदाता का उत्साहवर्धन करते हैं। साक्षात्कारकर्ता की भूमिका इस रूप में जटिल होती है कि उसे न केवल उत्तरदाता की बातचीत पर ही ध्यान देना होता है, बल्कि उसके हाव भाव व व्यवहार पर भी, क्योंकि इससे तथ्यों की सत्यता परखने में मदद मिलती है। साक्षात्कारकर्ता को अपना ध्यान लिखने की ओर ही केंद्रित करने की अपेक्षा उत्तरदाता पर भी रखना चाहिए, अन्यथा वह विरक्ति महसूस कर सकता है। यदि उत्तरदाता बोलते बोलते रुक जाता है तो साक्षात्कारकर्ता को तुरंत अगला प्रश्न करने की अपेक्षा 1 मिनट ठहर कर देखना चाहिए कि ये मौन आगे की बात कहने के लिए है या अपनी बात पूरी कर चुका है उसके लिए है। ये उसके अगले प्रश्न पूछने के लिए आवश्यक होता है कि वह इस बात का ध्यान रखे। फिर हम जांच प्रश्नों की करेंगे। कई बार जब गहन जानकारी प्राप्त करनी हो तब केवल एक प्रश्न पर्याप्त नहीं होता, वरन हमें कुछ पूरक प्रश्न भी पूछने होते हैं। ऐसे प्रश्न जो तथ्यों में स्पष्टता लाने के लिए किए जाते हैं, उन्हीं को हम कहलाते हैं जांच प्रश्न। ये प्रश्न तब भी किए जाते हैं जब उत्तरदाता प्रश्न का अर्थ नहीं समझ पाता है और उसका अलग से उत्तर देने लगता है। तब ऐसी स्थिति में हमें प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए भी जांच प्रश्न किया जाता है। जब पुरानी घटना याद न आए और उत्तरदाता उसे याद नहीं कहकर बात को टालना चाहता है, तब भी उनसे कुछ अतिरिक्त प्रश्न पूछकर हमें उस घटना को याद दिलाने में मदद करनी होती है। यदि उत्तरदाता पूरा उत्तर नहीं दे पा रहा हो तो प्रश्नों को दोहराना होता है या बहुत लंबे रूप में बात को बताने लगे जो कि बहुत ही अनावश्यक विस्तार हो, तो उसे ये कहकर पुनः विषय पर लाना होता है कि आप बता रहे थे कि मतलब उस समय ये हुआ था या वह हुआ था। तो इस तरह से उसे पुनः अपने हमारा जो विषय है उस पक्ष से संबंधित तथ्य जिन्हें हमें चाहिए उस पक्ष पर उसे लाना होता है, ताकि उसे बुरा भी न लगे और हम एक बहुत सही तरीके से उसे तथ्यों पर लाएं। अन्यथा कहीं ऐसा हो सकता है कि अगर हम डायरेक्ट उसकी बात को काट दें तो उत्तरदाता को बुरा भी लग सकता है। कई बार उत्तरदाता द्वारा दी गई सूचनाओं में विरोधाभास होता है। ऐसे समय में भी साक्षात्कारकर्ता जांच प्रश्नों की सहायता से स्थिति को स्पष्ट करने का प्रयत्न करता है कि मेरे ख्याल में कुछ देर पहले आपने ऐसा कहा था कि यदि ये विरोधाभास अनजाने में हुआ है तो उत्तरदाता को अपनी बात को स्पष्ट करने में कोई परेशानी नहीं होगी, और यदि वह जानबूझकर कुछ तथ्य छिपा रहा है तो ऐसे समय में या तो वह नाराज़ हो जाएगा, बौखला जाएगा या शर्मिंदा होगा। ऐसी जांच को गुडेवा हैट ने विरोधी जांच कहा है और चेतावनी दी है कि इसका प्रयोग हमें बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि यदि उत्तरदाता नाराज़ हो गया या शर्मिंदा महसूस कर रहा है तो वो आगे के उत्तर को देने के लिए तैयार नहीं होगा और किसी तरह से हमारी बात को टालेगा और कहेगा अब मेरे पास समय नहीं है, या हमें आगे के लिए सहयोग करने को तैयार नहीं हो पाएगा। कई बार जब उत्तरदाता
अपने जीवन के कुछ भावुक व संवेदनशील अनुभवों का वर्णन कर रहे हों तो भावुक उठते हैं या सही शब्दों में व्यक्त करने में अपने को असमर्थ पाते हैं। ऐसे समय में वह कई बार साक्षात्कारकर्ता से ही प्रति प्रश्न करने लगते हैं कि आपका क्या ख्याल है, आप इस स्थिति में होते तो क्या करते आदि। मर्टन और केंडाल ने बताया है कि ऐसे समय में साक्षात्कारकर्ता को प्रश्न का उत्तर देने की अपेक्षा उसके प्रश्न के उत्तर में अगला प्रश्न करके बातचीत आगे बढ़ानी चाहिए, ताकि उत्तरदाता को लगे कि साक्षात्कारकर्ता सहानुभूतिपूर्वक उसकी बात सुन रहा है। वस्तुतः अपनी भावनाओं को प्रकट करने की निरंतरता को बनाए रखने के लिए उत्तरदाता ऐसा उद्दीपन चाहता है। कई बार उत्तरदाता साक्षात्कारकर्ता से यह आग्रह करता है कि वह भी अपने विचार बताए। उस समय साक्षात्कारकर्ता को यह कहना चाहिए कि मेरे लिए आपका विचार अधिक महत्वपूर्ण है, या मैंने इस बारे में अभी स्पष्ट रूप से सोचा नहीं है आदि। उसे अपने विचार बताने नहीं चाहिए, क्योंकि इससे उत्तरदाता प्रभावित हो सकता है। उत्तरदाता के बहुत आग्रह करने पर वह कह सकता है कि साक्षात्कार समाप्त होने के बाद हम इस बात पर बात करेंगे, मैं अपनी बात आपको बताऊंगा, मैं अपने विचारों को आपसे साझा करूंगा। इस तरह से हमें कहकर उसकी बात को सुनना चाहिए। फिर हम कर रहे हैं तथ्यों को किस तरह से अंकित करें। साक्षात्कार से प्राप्त तथ्यों का अंकन भी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि विश्लेषण का कार्य अंकित तथ्यों के आधार पर ही किया जाना है, और यह अंकन निम्न तरीकों से हो सकता है। पहली बात, साक्षात्कार के दौरान तथ्यों को ज्यों का त्यों अंकित करना। इसके अंतर्गत उत्तरदाता द्वारा किए जा रहे तथ्यों को उसी के शब्दों में ज्यों का त्यों अंकित किया जाता है। ये तरीका बहुत अधिक उपयोगी है, लेकिन उपयोगी होते भी आसान नहीं है, क्योंकि व्यवहार में जिस गति से बोला जा रहा है उस गति से लिखना प्राय संभव नहीं हो पाता है। तब ऐसी स्थिति में हमारे कई प्रतिशत तथ्य छूट जाते हैं, और तथ्यों के छूटने की गंभीरता इस पर निर्भर करती है कि वे तथ्य किस सीमा तक उस विषय के लिए महत्वपूर्ण थे। इस विधि में कठिनाई और भी है। यदि साक्षात्कारकर्ता लिखने में अत्यंत माहिर है, तब तो उत्तरदाता की ओर देखकर अपनी मुख मुद्रा से उससे प्रेरित करता रह सकता है, और साथ साथ उसकी कलम कागजों पर चलती रह सकती है। पर यदि साक्षात्कारकर्ता केवल लिखने पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, तो उत्तरदाता अपने को अपेक्षित सा अनुभव करने लगता है, और उसे लगने लगता है कि वह कोई श्रुतिलेख लिखवा रहा है। ये दोनों ही भाव उत्तरदाता के उत्साह को भंग कर देते हैं, और विस्तार से जो उत्तर देने की अपेक्षा वे टालने वाले भाव से उत्तर देने लगता है। इसमें एक बाधा और यह भी आ सकती है कि यदि हम जब लिख रहे होते हैं और उत्तरदाता बोल रहा होता है और लिखने में हम पीछे रह जाते हैं, तो उन्हें कहते हैं 1 मिनट सर। तो ऐसी स्थिति में उसे बार बार टोकना उसकी जो एक प्रवाह है, बोलने के प्रवाह को रोकता है, जो कि उचित नहीं है। फिर है पूर्व निर्धारित विकल्पों की सहायता से तथ्य संकलित करना। ये विधि उन साक्षात्कारों में काम में ली जाती है जब बंद प्रश्नों से निर्मित अनुसूची की सहायता से तथ्य संकलित किए जा रहे हैं। इसमें प्रत्येक प्रश्न के सभी संभावित उत्तर पूर्व निर्धारित होते हैं। साक्षात्कारकर्ता उत्तरदाताओं से उन विकल्पों के आधार पर तथ्य संकलित कर लेता है। इस प्रकार से बंद प्रश्न पूर्व
संकेतीकृत प्रश्न भी कहलाते हैं। इसका एक ढंग और भी है। साक्षात्कारकर्ता प्रश्नों के उत्तर पहले से निर्धारित नहीं करता, बल्कि क्षेत्रीय कार्य के दौरान ही विस्तृत उत्तरों को संकेतों में बदल कर लिख देता है। इस तरह किया गया संकेतीकरण क्षेत्रीय संकेतीकरण कहलाता है। इसमें तथ्यों की विश्वसनीयता की जांच करना अपेक्षाकृत कठिन होता है। फिर है मशीनी अंकन। इसमें टैप रिकॉर्डर की सहायता से सारे साक्षात्कार को टेप कर लिया जाता है। इसका लाभ यह है कि इसमें तथ्य छूट जाने की आशंका बिल्कुल नहीं रहती, लेकिन इसमें उत्तरदाता प्रश्नों का उत्तर देते हुए बहुत सावधानी रख सकता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी आवाज़ अंकित हो रही है। कई बार अस्पष्ट रिकॉर्डिंग के कारण पूरा साक्षात्कार भी व्यर्थ चला जाता है। व्यवहार में यह पद्धति अत्यंत खर्चीली होती है, अतः बड़े पैमाने के अध्ययनों में इसका प्रयोग करना कठिन होता है। नेक्स्ट है स्मृति के सारे अंकन। कई बार जब ये शंका हो कि उसी समय तथ्य अंकित करने पर उत्तरदाता खुलकर बातचीत नहीं करेगा, तब साक्षात्कार के दौरान तथ्य संकलन का प्रयत्न बिल्कुल नहीं किया जाता और साक्षात्कार समाप्त होने के पश्चात किसी अन्य स्थान पर बैठकर तथ्य अंकित कर लिए जाते हैं। इस विधि में कठिनाई यह भी आती है कि साक्षात्कारकर्ता अनेक तथ्य कई बार भूल जाता है या अंशतः याद रखता है। कई बार ऐसे तथ्य लिख लेता है जो उत्तरदाता ने बताए ही नहीं थे, और कई बार नाटकीय पर गौण तथ्यों से अधिक याद रह जाते हैं और महत्वपूर्ण तथ्य कम। विभिन्न अध्ययनों से इसकी पुष्टि होती है कि स्मृति के सारे सभी तथ्य संकलित नहीं किए जा सकते। दूसरी ओर तथ्यों को उसी समय लिखना उत्तरदाता की चंचलता कम कर देता है और वह तथ्य अंकित होते देखकर गंभीरता से सूचनाएं देने का प्रयत्न करता है। हमने यहाँ साक्षात्कार तथ्यों को संकलित किया और अब हम साक्षात्कार को समाप्त किस तरह से करेंगे। साक्षात्कार की समाप्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है जितना कि उसका आरंभ करना। साक्षात्कार के सारे प्रश्न पूछने के पश्चात साक्षात्कार समाप्त करने के पहले एक बार साक्षात्कारकर्ता को अपने कागज़ों पर निगाह डाल देनी चाहिए कि सभी प्रश्न पूछे जा चुके हैं या नहीं, अथवा तथ्यों में कोई विरोधाभास तो नहीं है। यदि ऐसा हो तो तथ्यों को उसी समय पूरा या सही किया जा सकता है। साक्षात्कारकर्ता को साक्षात्कार को एक झटके में समाप्त करके रवाना नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह स्थापित सौहार्द को बिगाड़ सकता है। इसके स्थान पर उसे ये पूछना चाहिए कि क्या आप इसके बारे में कुछ और बताना चाहेंगे। ये इंगित करता है कि उसकी ओर से सभी बातें पूछी जा चुकी हैं। अब यदि उत्तरदाता के ध्यान में कुछ और तथ्य आए हों तो बता सकता है। गहन व लंबे साक्षात्कारों में इस तरह का प्रश्न उपयोगी रहता है। कागजों को संभालना, पेन बंद करना आदि भी साक्षात्कार की समाप्ति की ओर इशारा करते हैं, और साक्षात्कार समाप्त हो जाने पर साक्षात्कारकर्ता को उत्तरदाता को उसके सहयोग के लिए धन्यवाद देना चाहिए। इससे भविष्य में भी उसके या किसी अन्य साक्षात्कारकर्ता के लिए मार्ग खुला रहेगा। इसी के साथ साक्षात्कार की प्रक्रिया को हम समाप्त करते हैं। अगले व्याख्यान में हम इसकी उपयोगिता और इसकी सीमाओं को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।